अरे मतलब सोच के देखें ना, आमतौर पर जब हम किसी शोरूम में जाते हैं और किसी सामान पर 1,000 रुपए का प्राइस टैग देखते हैं तो दिमाग में एक बहुत क्लियर पिक्चर बनती है। हाँ, वहाँ हिसाब बिल्कुल साफ होता है। वही ना, हम सीधा काउंटर पर जाते हैं, 1,000 रुपए देते हैं और वो सामान हमारा हो जाता है। वहाँ कोई ऐसी छिपी हुई शर्त थोड़ी होती है कि अरे साल भर बाद उस सामान पर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। सही बात है, ट्रांजैक्शन एकदम सीधा, ट्रांसपेरेंट और वहीं पर खत्म। और दिमाग को ना इसी स्ट्रेट लाइन मैथ की आदत लग चुकी होती है। पैसे दिए, वैल्यू मिली, कहानी खत्म। लेकिन यही दिमाग जब पर्सनल लोन्स की दुनिया में एंटर करता है तो ये हिसाब अचानक से एक भूल भुलैया बन जाता है। बिल्कुल, एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें अच्छे अच्छे लोग रास्ता भटक जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे उस लोन के प्राइस टैग के पीछे एक पूरी की पूरी लीगल किताब छुपी हुई है। और सच बताऊं तो जैसे पढ़ने का ना तो किसी के पास वक्त है और ना ही पेशेंस। आज के इस डीप डाइव में हम द कोड के उस डिटेल्ड स्क्रिप्ट का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें इन पर्सनल लोन अग्रीमेंट्स का पूरा पोस्टमार्टम किया गया है। और ये पोस्टमार्टम इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि क्रेडिट या उधार अब हमारी मॉडर्न इकोनॉमी का एक बेसिक हिस्सा बन चुका है। सही कहा। कभी ना कभी हर किसी को किसी बैंक या फाइनेंशियल ऐप से लोन लेने की जरूरत तो पड़ ही जाती है। हमारा मिशन आज यही समझना है कि लोग उन छुपे हुए चार्जेस में कैसे फंसते हैं। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पर फोकस करते हैं। हाँ, और वही सबसे हैरानी की बात है, जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसका पूरा ध्यान उस आकर्षक इंटरेस्ट रेट पर क्यों अटक जाता है। 11 या 12% का नंबर इतना बड़ा इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि लोग उन 20-25 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स पर बस जल्दी से साइन कर देते हैं। हाँ, बिना सोचे समझे। जबकि बैंक का असली खेल और सबसे बड़ा मुनाफा उस इंटरेस्ट रेट में नहीं बल्कि उन फाइन प्रिंट वाले क्लॉजेज में छुपा होता है। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। ये सब शुरू कैसे होता है? देखिए, इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही क्लेवर साइकोलॉजिकल फ्रेमिंग से होती है। अगर हम इसे थोड़ा इंस्टीट्यूशनल नजरिए से देखें तो बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन ही इसलिए करते हैं कि आम बोरोवर का ध्यान सिर्फ अपनी मंथली ईएमआई पर ही लॉक हो जाए। अच्छा, ईएमआई पर लॉक हो जाए? हाँ, इंसान का दिमाग अपनी मंथली इनकम को देखता है, ईएमआई का अमाउंट देखता है और तुरंत हिसाब लगाता है कि हाँ, ये 20,000 की किस्त मैं हर महीने आसानी से निकाल सकता हूँ। और उस छोटी सी मेंटल कैलकुलेशन के चक्कर में दिमाग उन बारीक पहलुओं को बाईपास कर देता है जो एक्चुअली लंबे समय में नुकसान करते हैं। एग्जैक्टली। वो आकर्षक इंटरेस्ट रेट सिर्फ एक इल्यूजन है। तो चलिए इस इल्यूजन से थोड़ा बाहर निकलकर उस पल पर आते हैं जब एक्चुअली लोन अप्रूव होता है। वो मोमेंट जब स्क्रीन पर अप्रूव्ड लिखा आता है और पैसे अकाउंट में आने वाले होते हैं। मुझे लगता है हमें इसे मिसिंग मनी मिस्ट्री कहना चाहिए। मिसिंग मनी, हाँ, ये नाम बिल्कुल सही बैठेगा इस पर। क्योंकि शुरुआत में ही कुछ पैसे हवा में गायब हो जाते हैं ना। दी कोड के एनालिसिस में इसका बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन है। यहाँ जो मैकेनिज्म काम करता है वो वाकई हैरान करने वाला है। लोन अप्रूव होते ही जो सबसे पहला चार्ज लगता है उसे टेक्निकल भाषा में प्रोसेसिंग फी कहा जाता है। और ये कोई छोटा मोटा पेपर चार्ज नहीं होता है, राइट? बिल्कुल नहीं, ये पूरे लोन अमाउंट का एक परसेंटेज होता है। अगर हम उसी एनालिसिस का उदाहरण लें, मान लीजिए किसी ने 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। ओके, 2 लाख का लोन। अब बैंक कहता है कि हम 2% प्रोसेसिंग फी लेंगे। 2 लाख का 2% हुआ 4,000 रुपए। अब आम लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक तो ये कहता है कि आपने 2 लाख मांगे तो अकाउंट में पूरे 2 लाख आने चाहिए और उसके बाद प्रोसेसिंग फी आपसे अलग से मांगी जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। बैंक पहले ही वो 4,000 रुपए काट लेता है। हाँ। और अकाउंट में असल में ट्रांसफर होते हैं 1,96,000 रुपए। वेट, यानी हाथ में आए सिर्फ 1,96,000। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब ईएमआई कैलकुलेट होगी तो वो किस नंबर पर होगी? ईएमआई कैलकुलेट होगी पूरे 2 लाख रुपए पर। ये तो सीधे सीधे चीटिंग जैसा लगता है। यानी उस 4,000 रुपए पर भी आने वाले 3 या 5 सालों तक इंटरेस्ट भरा जाएगा, जो पैसे कभी उस इंसान के हाथ में आई ही नहीं। सही पकड़ा आपने। ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एक ऐसी ट्रिक है जो शुरू से ही, डे 1 से ही कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को बढ़ा देती है। पर पेपर पर इंटरेस्ट रेट वही 11% दिखता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने किसी दुकान से एक पूरा बड़ा पिज्जा ऑर्डर किया हो। डिलीवरी आई, मैंने खुशी खुशी बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें से एक स्लाइस पहले से ही किसी ने निकाल लिया। और बिल पूरे पिज्जा का देना पड़ रहा है। वही तो, कोई भी समझदार इंसान ऐसे पिज्जा के लिए पूरे पैसे नहीं देगा। तो फिर लोग इन लोन्स पर इतनी आसानी से अग्री क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उस वक्त डोपामिन का लेवल बहुत हाई होता है।
लोन मिलने की खुशी और किसी ज़रूरी काम के लिए तुरंत पैसा मिलने की जो रिलीफ होती है ना, वो इतनी बड़ी होती है कि दिमाग उस मिसिंग स्लाइस यानी उन 4,000 रुपए को एक माइनर सुविधा शुल्क मान लेता है। अच्छा, तो बैंक इस कंज्यूमर साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं? बिल्कुल, ये पहला हिडन चार्ज है जो बोरोअर को ये महसूस ही नहीं होने देता कि उसने शुरुआत में ही अपने इंटरेस्ट रेट को इफेक्टिवली महंगा कर लिया है। बैंक इस कंज्यूमर साइकोलॉजी को किसी भी आम इंसान से बेहतर समझते हैं। ये सच में डीप है। अब यहाँ एक और दिलचस्प सिनेरियो बनता है। जब किसी को इस इनिशियल नुकसान का पता चलता है, या मान लीजिए कुछ महीनों बाद उसके पास कहीं से एक साथ पैसे आ जाते हैं, तो कोई भी नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा? वही कि लोन जल्दी चुका दो। हाँ, वो सोचेगा कि क्यों ना इस लोन को जल्दी चुकाकर बचा हुआ इंटरेस्ट बचा लिया जाए। और अगर मेरे दिमाग में ये थॉट आए कि मैं अपना कर्ज जल्दी खत्म कर दूं, तो ये तो एक अच्छी आदत होनी चाहिए ना? सुनने में तो ये पर्सनल फाइनेंस का सबसे बेसिक और समझदारी भरा फैसला लगता है, लेकिन जब बात लोन अग्रीमेंट्स की होती है तो जल्दी कर्ज चुकाने को एक तरह से अच्छे व्यवहार की सजा के रूप में देखा जाता है। अच्छे व्यवहार की सजा, ये थोड़ा अजीब नहीं है ना? डॉक्यूमेंट्स में एक स्पेसिफिक क्लॉज होता है जिसे प्री पेमेंट चार्जेस या फोरक्लोजर चार्जेस कहते हैं, और ये जनरली बचे हुए प्रिंसिपल अमाउंट का 2 से 5% तक होता है। एक मिनट, यहां मुझे एक सॉलिड पुशबैक देना पड़ेगा क्योंकि ये लॉजिकल नहीं लगता। अगर किसी व्यक्ति का 1,00,000 रुपए का लोन बचा है और वो बैंक के पास जाता है कि ये लीजिए आपका पूरा 1,00,000 रुपए और मेरा अकाउंट क्लोज कर दीजिए, तो बैंक 3% पेनल्टी के हिसाब से उससे 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मांगेगा। मुझे एक चीज समझाइए, बैंक को अपना पैसा समय से पहले मिल रहा है, उनका रिस्क एकदम जीरो हो गया। सही बात है। पूरा सिस्टम कहता है कि अनसिक्योर्ड लोन्स में रिस्क होता है, तो जब रिस्क जीरो हो रहा है तो बैंक को तो पार्टी करनी चाहिए, खुश होना चाहिए। ये सजा किस बात की दी जा रही है? आपका सवाल बिल्कुल वही है जो हर लॉजिकल इंसान सोचेगा, लेकिन इसको समझने के लिए हमें बैंकिंग के बिजनेस मॉडल के इंजन रूम में जाना पड़ेगा, जिसे बैंकिंग भाषा में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, बैंक जब किसी को 2 लाख रुपए उधार देता है तो वो पैसा उन्होंने हवा से थोड़ी बनाया होता है। वो पैसा उन्होंने किसी एफडी वाले से या सेविंग्स अकाउंट होल्डर से लिया होता है, जिससे उन्हें इंटरेस्ट देना है। अच्छा, तो बैंक सिर्फ एक मिडिल मैन है यहाँ पर। एकदम। अब बैंक ने एक कैलकुलेशन की होती है कि इस लोन से अगले 3 साल तक हमें इतना इंटरेस्ट आएगा, जिसमें से हम उस डिपॉजिट वाले को थोड़ा देंगे और बाकी हमारा प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने अपना आने वाले वक्त का मुनाफा पहले ही पेपर पर लिख लिया होता है, एक तरह की गारंटी मानकर। बिल्कुल, वो एक प्रोजेक्टिव यील्ड होती है। अब जब कोई अचानक से 2 साल पहले ही पूरा पैसा वापस कर देता है तो बैंक का वो प्रोजेक्टेड सिस्टम हिल जाता है। ओह, यानी उनका सारा हिसाब खराब हो गया। हाँ, अब उनके पास वो पैसा वापस आ तो गया, लेकिन उसे तुरंत किसी और को उधार देना इतना आसान नहीं होता। वो पैसा खाली पड़ा रहता है, लेकिन उन्हें अपने डिपॉजिटर्स को तो हर हाल में इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। यानी बैंक को एक्चुअली नुकसान हो रहा है। वही ना, इसी नुकसान की भरपाई और अपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए बैंक ये प्री पेमेंट पेनल्टी लगाते हैं। सच्चाई तो ये है कि वो चाहते ही नहीं है कि उनका कोई भी अच्छा कस्टमर उस क्रेडिट साइकिल से जल्दी बाहर निकले। तो एसेंशियली सिस्टम इस तरह रिग्ड है कि आप उनके प्रोजेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन्स को डिस्टर्ब ना करें। जल्दी पैसे चुकाना भी महंगा पड़ सकता है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ। लेकिन इस पिक्चर का दूसरा हिस्सा क्या है? तब क्या होगा जब कोई ईएमआई भरने में गलती से लेट हो जाए? मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी आने में 2 या 3 दिन की देरी हो गई। ऐसी छोटी सी ह्यूमन एरर के साथ सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है? अगर आपको प्री पेमेंट पे पेनल्टी बुरी लगती है तो लेट होने पर जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ट्रिगर होता है वो और भी ज्यादा एग्रेसिव होता है। मतलब लेट फी लगती होगी 1,000 रुपए के आसपास। एनालिसिस दिखाता है कि अगर ईएमआई लेट होती है तो बात सिर्फ एक नॉर्मल फिक्स्ड लेट फी पर खत्म नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है पीनल इंटरेस्ट की। हाँ, मैंने इस टर्म के बारे में पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट में। ये पीनल इंटरेस्ट क्या होता है? लगभग 2% पर मंथ का एक्स्ट्रा चार्ज, राइट? सही कहा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, ये कंपाउंड होता है, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। और इसके अलावा एक और चार्ज होता है जिसका जिक्र अक्सर लोगों को तब पता चलता है जब अकाउंट से अचानक पैसे कट जाते हैं। ओह, अब बाउंस चार्जेस की बात कर रही हैं। सही पकड़ा आपने। जब बैंक का ऑटो डेबिट हिट होता है और अकाउंट में पैसे नहीं होते तो ऑटोमेटेड सिस्टम तुरंत एक फेल चार्ज लगा देता है, जो 300 से 800 रुपए के बीच कुछ भी हो सकता है। बाप रे। और सुनिए, सरकार का जीएसटी इन सब चार्जेस पर अलग से जुड़ता है। तो अगर हम इसका थोड़ा मैथ करें, लेट फी
प्लस उस पर 2% महीने का पीनल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, प्लस 800 रुपए का बाउंस चार्ज और उस पर लगने वाला जीएसटी। यानी एक ईएमआई मिस होने का मतलब है सीधे सीधे 1 से 1,500 रुपए का इंस्टेंट नुकसान। ये किसी पहाड़ी से गिरती बर्फ की गेंद यानी स्नोबॉल जैसा नहीं है, ये तो आग की तरह बढ़ता है। शुरुआत एक छोटी सी 2 दिन की लेट सैलरी से होती है, लेकिन कंपाउंडिंग और टैक्सेस मिलकर उसे एक फाइनेंशियल तूफान बना देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरे सिस्टम के ऑटोमेटेड होने में है। देखिए, पहले के ज़माने में ब्रांच मैनेजर इंसानी परेशानी समझ लेते थे कि भाई हॉस्पिटल में थे या सैलरी लेट आई है, चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, एक ह्यूमन टच था। लेकिन आज का सिस्टम प्योर एल्गोरिदमिक है। वहाँ कोई इंसान नहीं बैठा जो आपकी कहानी सुनेगा। मार्जिन ऑफ एरर 0 है, कंप्यूटर ने देखा पैसा नहीं है तो ऑटोमेटिक पेनल्टीज लगना शुरू हो जाती हैं। यानी एक दिन की देरी भी पूरा साइकिल स्टार्ट कर सकती है। बिल्कुल। और कंपाउंडिंग की वजह से अगर किसी ने 2 या 3 महीने तक इसे इग्नोर किया तो पेनल्टी इंटरेस्ट लोन के मूल इंटरेस्ट से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। एक थोड़ी सी फाइनेंशियली अनस्टेबल सिचुएशन पूरे साल के बजट को कंप्लीटली बर्बाद कर सकती है। ये तो सच में आम इंसान के खिलाफ एक ट्रैप जैसा डिजाइन किया गया है। चलिए, लेट फीस, बाउंस चार्जेस और प्री पेमेंट पेनल्टी का स्ट्रक्चर तो ठीक से समझ आ गया हमें। अब उस एनालिसिस के एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जो मुझे पढ़ते वक्त सच में सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। कौन सा पॉइंट? वही कि क्या बैंक लोन की मूल रकम यानी उस प्रिंसिपल अमाउंट को ही आर्टिफिशियली बड़ा करने के लिए भी कोई रास्ता अपनाते हैं? क्योंकि अगर प्रिंसिपल बड़ा हो जाए तो उनका सारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वैसे ही जंप कर जाएगा ना। अरे हाँ, ये लोन इंडस्ट्री का शायद सबसे ग्रे एरिया है जिसे हम हिडन इंश्योरेंस बंडलिंग कह सकते हैं। और एनालिस्ट इसको सबसे चतुर ट्रिक बताता है। ये काम कैसे करता है असल जिंदगी में? होता क्या है, जब लोन लगभग फाइनल होने वाला होता है, डॉक्यूमेंट्स पर साइन हो रहे होते हैं, तब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही आराम से एक लाइन बोलता है कि सर, इस लोन के साथ ये लाइफ इंश्योरेंस या लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी लेना तो मैंडेटरी है, इसके बिना सिस्टम अप्रूव नहीं करेगा। और वैसे भी लोन लेने वाला इंसान उस वक्त इतनी जल्दी में होता है कि वो बहस करने के मूड में ही नहीं होता। वही तो। फिर बैंक वाले करते क्या है कि चुपचाप उस इंश्योरेंस का प्रीमियम, जो करीब 10 से 20 हजार रुपए तक हो सकता है, उसे मेन लोन अमाउंट में ही जोड़ देते हैं। यानी उसने अपील की थी 2 लाख की लोन की, पर सिस्टम में उसके नाम पर एंटर हुआ 2,20,000 रुपए का लोन। एग्जैक्टली। और इस ट्रिक का असली फायदा बैंक को तब होता है जब वो उस बढ़ी हुई रकम पर 11 या 12% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं पूरे टेन्योर के लिए। क्या आप बात कर रही हैं? यानी मैंने जो 10,000 का इंश्योरेंस लिया उस पर भी मैं 12% का इंटरेस्ट भर रहा हूँ 3 साल तक। हाँ, बोरोवर को लगता है उसने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए एक छोटा सा इंश्योरेंस लिया है, लेकिन असल में उसने अपने लोन का साइज बड़ा कर लिया है, जिस पर वो अब हर महीने बैंक को एक्स्ट्रा मुनाफा कमा कर दे रहा है। ये मैनिपुलेशन का एक अलग ही लेवल है। लेकिन यहाँ उससे भी बड़ा एक खतरा है जो सीधे सीधे उन लंबे डॉक्यूमेंट्स के किसी आखिरी पन्ने पर छोटा छोटा लिखा होता है, जिसे डिफॉल्ट क्लॉज कहते हैं। इसके बारे में जो मैंने समझ पाया हो उस स्क्रिप्ट से, वो किसी न्यूक्लियर बटन से कम नहीं लगता मुझे। न्यूक्लियर बटन एक बहुत ही सही टर्म है इसके लिए। डिफॉल्ट क्लॉज एक ऐसी लीगल पावर है जो बोरोवर अपने हाथों से बैंक को दे देता है। अच्छा, कैसे? इस क्लॉज के मुताबिक अगर किसी ने कंटिन्यूअस 2 या 3 EMIs मिस कर दी तो बैंक के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो उस ऑनगोइंग लोन को वहीं टर्मिनेट कर दे और पूरी की पूरी बची हुई रकम एक साथ तुरंत वापस मांगे। ये सुनने में ही कितना एक्सट्रीम लगता है। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की जॉब चली गई है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आई है और उसके पास हर महीने 20,000 की EMI देने के पैसे नहीं है, तो वो अचानक से एक साथ 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? हाँ, सुनने में इम्पॉसिबल डिमांड लगती है। बैंक को भी पता होगा कि प्रैक्टिकल नहीं है ना? बैंक अच्छे से जानता है कि बोरोवर एक साथ पैसा नहीं दे पाएगा, लेकिन बैंक का मकसद उस पल पैसा निकलवाना नहीं होता। बैंक का मकसद होता है टोटल लीगल कंट्रोल अपने हाथ में लेना। ओह, तो वो डराने के लिए ऐसा करते हैं? बिल्कुल। एक बार जब डिफॉल्ट क्लॉज ट्रिगर होता है तो बैंक बोरोवर का सिबिल स्कोर पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। और लोग सिबिल स्कोर को बस एक नंबर मानते हैं, लेकिन असल जिंदगी में सिबिल स्कोर बर्बाद होने का मतलब है कि आप सिस्टम से बिल्कुल बाहर हो गए हैं। सही कहा। खराब सिविल का मतलब है आने वाले 5 से 7 साल तक कोई दूसरा लोन नहीं मिलेगा, कोई नया क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। आजकल तो अच्छी कॉर्पोरेट जॉब्स में बैकग्राउंड चेक के वक्त भी सिविल स्कोर देखा जाता है। वेट, रियली? जॉब्स में भी सिविल देखते हैं आजकल? हाँ, इसके अलावा लीगल नोटिसेस आना शुरू हो जाते हैं
और रिकवरी एजेंट्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डिफॉल्ट क्लॉज बैंक को एक ऐसी अथॉरिटी देता है कि अगर उन्हें लगा कि उनका रिस्क बढ़ रहा है तो वो सामने वाले इंसान की पूरी फाइनेंशियल आज़ादी पर रोक लगा सकते हैं। ये पूरा विश्लेषण सच में दिमाग की बत्ती जला देने वाला है। इन सब बातों को सुनकर मुझे लगता है कि हमें एक कदम पीछे लेना चाहिए और इन सभी अलग अलग फीस और क्लॉजेस को एक साथ जोड़कर एक आम इंसान की जिंदगी के हिसाब से देखना चाहिए। एक ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, आखिर में टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी बनती है, एक रियल लाइफ कैलकुलेशन करते हैं उन्हीं 2 लाख रुपए वाले एग्जाम्पल पर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि नंबर्स ना दिमाग में ज्यादा देर तक रहते हैं। तो शुरू करते हैं डे 1 से। मान लीजिए 2 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हुआ। सबसे पहले बैंक ने लगभग 4,000 रुपए प्रोसेसिंग फी के नाम पर काट लिए। ओके, 4,000 गए। फिर उन्होंने उसमें 10 या 12,000 रुपए का मैंडेटरी बताकर इंश्योरेंस बंडल कर दिया। अच्छा, तो शुरुआत में ही लगभग 16,000 का खर्च ऐड हो गया, प्रिंसिपल और फीस मिलाकर। अब मान लीजिए 1.5 साल तक सब ठीक चला, फिर 1 महीने अकाउंट में बैलेंस थोड़ा कम था और ऑटो डेबिट फेल हो गया। तो वहां पर एक बाउंस चार्ज लगा, लेट फी लगी और पीनल इंटरेस्ट मिलाकर कम से कम 2,000 रुपए और जुड़ गए। अब उस बोरोवर ने सोचा कि रोज रोज की टेंशन से बचने के लिए मैं अपने किसी रिलेटिव से पैसे उधार लेकर बैंक का लोन पूरा क्लियर कर देता हूँ। और जैसे ही वो पूरा पैसा देने बैंक गया, बैंक ने उस पर प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर पेनल्टी ठोक दी। हाँ, जो कि 2 लाख के बचे हुए अमाउंट पर लगभग 3,000 रुपए बनी। तो अगर मैं अब इन सबको टोटल करूं, हाँ, 4,000 प्रोसेसिंग, 12,000 इंश्योरेंस, 2,000 लेट पेनल्टीज और 3,000 फोरक्लोजर, ये टोटल बन जाता है लगभग 21,000 रुपए। और ध्यान दीजिए इस बात पर, ये 21,000 रुपए उस नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से बिल्कुल अलग हैं जो वो व्यक्ति हर महीने ईएमआई के रूप में भर ही रहा था। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग रेवोल्यूशन है। जो लोन पेपर पे सिर्फ 11% का सस्ता उधार लग रहा था ना, उसकी इफेक्टिव रियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। असली खर्च उस मंथली ईएमआई में नहीं, बल्कि इन एक्स्ट्रास और उन फाइन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स में छिपा होता है। वही तो मेन पॉइंट इस पूरे सोर्स मटेरियल का। तो सवाल ये उठता है कि कोई आम इंसान इस मजे से, इस चक्रव्यूह से खुद को बचाए कैसे? बचाव का एक ही रास्ता है और वो है डिटेल्स को ध्यान से पढ़ना और सवाल पूछना। दिल्ली कोर्ट का एनालिसिस इसके लिए एक क्लियर एक्शनेबल चेकलिस्ट देता है। वो चेकलिस्ट क्या है? जरा स्टेप बाय स्टेप बताइए। जब भी आप लोन पेपर साइन करने बैठें तो पेन उठाने से पहले इन 4-5 चीजों को स्कैन करें। पहला, प्रोसेसिंग फी। क्या आप जानते हैं कि प्रोसेसिंग फी फिक्स नहीं होती? अच्छा, उसमें भी नेगोशिएशन हो सकता है? बिल्कुल। आप ब्रांच मैनेजर से बहस करके, नेगोशिएट करके इसे आधी या कभी-कभी पूरी तरह वेव ऑफ करवा सकते हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल टिप है जो सच में बहुत पैसे बचा सकती है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट है प्रीपेमेंट शर्तों को क्लियर करना। साफ शब्दों में पूछना चाहिए कि अगर मैं इस लोन को 1 साल बाद पूरा खत्म करना चाहूँ तो क्या मुझ पर कोई चार्ज लगेगा? अगर लगेगा तो एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है? क्या कुछ बैंक्स बिना चार्ज के भी फोरक्लोज करने देते हैं? हाँ, कुछ बैंक्स 1 साल बाद 0 चार्जेस पर फोरक्लोज करने की फैसिलिटी देते हैं, अगर आप पूछें तो। ओके, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इंश्योरेंस। सेल्स वाली मीठी बातों में आने की बजाय एक क्लियर सवाल पूछें कि क्या ये इंश्योरेंस IRDAI या RBI के रूल्स के हिसाब से टेक्निकली मैंडेटरी है या आप लोग अपनी तरफ से बेच रहे हैं। बैंक कभी लिखित में नहीं दे सकता कि इंश्योरेंस मैंडेटरी है। हाँ, ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। यानी अगर आप लिखित में मांगेंगे तो वो पीछे हट जाएंगे। एकदम सही। चौथा पॉइंट है लेट फीस और बाउंस चार्जेस। इनका अमाउंट पता होना चाहिए ताकि आप इमरजेंसी के वक्त कैलकुलेट कर सकें कि रुकना बेहतर है या किसी दोस्त से मांगकर किस्त भरना। और आखिर में डिफ़ॉल्ट शर्तें जरूर देखनी चाहिए। इन सब बातों से इस चर्चा का एक बहुत ही स्ट्रांग निष्कर्ष निकलता है। उधार, चाहे वो किसी भी ऐप से हो या किसी बड़े बैंक से, कभी भी आसानी से सस्ता नहीं होता। बिल्कुल। वो या तो किसी इंसान को फाइनेंशियली और समझदार बनाता है या उसे पूरी तरह से सिस्टम में फंसा देता है। सिर्फ उस 11% के नंबर और एक आकर्षक EMI को देखकर खुश हो जाना और 20 पन्नों के फाइन प्रिंट को अनदेखा कर देना आज के समय में सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। अगर हम इसे थोड़ा मैक्रो लेवल पर एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो लोगों को बस इतना समझना है कि ये डॉक्यूमेंट्स कितने भी लंबे क्यों ना हों, इनकी भाषा कितनी भी भारी क्यों ना हो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही कहा, कॉन्फिडेंस जरूरी है। जैसे ही आप बैंक ऑफिसर्स से प्रोसेसिंग फी, प्रीपेमेंट लॉक इन पीरियड और इंश्योरेंस बंडलिंग जैसे टेक्निकल टर्म्स पर सवाल करते हैं,
कंट्रोल ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाता है। सामने वाले को समझ आ जाता है कि ये कस्टमर इन्फॉर्म्ड है और इसके सामने डिफ़ॉल्ट ट्रिक्स काम नहीं आएंगी। नॉलेज एक्चुअली यहाँ आपकी ढाल बन जाती है। सही में नॉलेज पावर है, और इस केस में नॉलेज सीधे सीधे पैसा है। चलिए इस पूरी डिस्कशन को यहाँ विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि लोग एक चीज पर थोड़ा गहराई से विचार करें। आज हमने इतने सारे क्लॉजेज, हिडन चार्जेस और ट्रैप्स की बात की जो इन डॉक्यूमेंट्स में छुपाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन पर्सनल लोन कॉन्ट्रैक्ट्स की भाषा इतनी जटिल, इतनी कॉम्प्लेक्स और पुराने जमाने की लीगल अंग्रेजी में क्यों लिखी जाती है? ये सोचने वाली बात तो है। वही तो, इसमें आम इंसान की भाषा में 10 सीधे बुलेट पॉइंट्स क्यों नहीं होते? क्या इन्हें जानबूझकर इतना लंबा और उबाऊ बनाया जाता है ताकि लोग इन्हें पढ़ने की कोशिश करते ही थक जाएं और हार मानकर सीधे आखिरी पन्ने पर साइन कर दें? क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी कोई मजबूरी है या एक सोची समझी स्ट्रैटेजी? इस बारे में खुद सोचिए, और अगली बार किसी भी लाइन ऑफ क्रेडिट पर अपना पेन रखने से पहले उन डॉक्यूमेंट से सवाल जरूर कीजिए। ख्याल रखिए और लगातार नई चीजें पढ़ते और समझते रहिए।